मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एनी इनकम बाय लेटिंग आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इफ कब होगी? देखो, तभी होगी अगर कुछ फॉलोइंग कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है दैट पर्सन इज द ओनर। पर्सन उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है। सेकंड कंडीशन है सच हाउस प्रॉपर्टी इज अटैच्ड टू लैंड। वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो लैंड के साथ अटैच होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास है कि वो इंडिया में सिचुएट होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी में उसको टैक्सेबल करना है। तो ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में तभी टैक्सेबल होगी अगर ये कंडीशन सारी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो वाली हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, वो किसी और हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आगे देखो, आगे जो हमारा कंसेप्ट है, हमारे पास सबसे पहले तो टर्म्स हैं म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। तो अगर आपको पूछते हैं म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू क्या है, तो म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू वो है जो कि आपकी लोकल अथॉरिटी के द्वारा या फिर म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा क्लियर की जाती है, आपको कैलकुलेट करके बताई जाती है। सो इट इज अकॉर्डिंग टू योर म्यूनिसिपैलिटी और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा आपके घर की एक रेंटल वैल्यू बताई जाती है, उसको कहते हैं म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। ओके, इसी तरह सेकंड एक और आती है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू, तो फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब है कि आपके अगर घर के आसपास कोई और घर है जिसको किराए पे दिया गया है, लेट आउट किया गया है, तो उसकी क्या वैल्यू है, उसको कितने में लेट आउट किया जा रहा है, तो वो वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी। ठीक है, मान लो उसका साल का रेंट बनता है 2 लाख, तो हमारे घर का भी 2 लाख ही बनेगा। तो इस तरह से वो फेयर रेंटल वैल्यू हो जाएगी कि इन द विसिनिटी ऑफ योर हाउस, दैट वैल्यू ऑफ let out of a house in the vicinity of your house। आपके घर के वो आसपास है और उसकी सारी कंडीशन सिमिलर हैं। कंडीशन सिमिलर होने का मतलब अगर आपके 3 रूम्स हैं तो वहां पे भी 3 रूम्स हैं। ठीक है, जो भी आपके पास वहां घर पे है वही उस घर में है, तो उसकी लेट आउट वैल्यू और आपकी लेट आउट वैल्यू को कंपेयर करके एक कर दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं फेयर रेंटल वैल्यू। और एक थर्ड है स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। ये अकॉर्डिंग टू द लॉ रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेंट कंट्रोल एक्ट। ये आपको क्वेश्चन में दी होगी कि स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू इतनी है, तो ये वो वाली होगी। और जो लास्ट हमारे पास फोर्थ आ जाती है वो है एक्चुअल रेंटल वैल्यू। तो एक्चुअल रेंटल वैल्यू का मतलब यहां पे क्या है कि आपने कितना रिसीव किया, अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड, तो आपने कितना रेंट रिसीव किया है वो वाली वैल्यू। तो आगे हमारे पास आ जाता है ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू का मतलब है कि आपने कितना रेंट रिसीव किया ग्रोस में, ना कि नेट में, ग्रोस में। ग्रोस में क्यों? क्योंकि अभी कुछ ना कुछ और माइनस करना बाकी है, तो इसीलिए। तो ये कैलकुलेट करने के लिए करना क्या होगा, हम पीछे करके चुके हैं अभी अभी।
एक तो हमने एमआरवी किया म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, सेकंड हमने एफआरवी किया फेयर रेंटल वैल्यू। इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा विच एवर इज हायर कर दिया जाएगा, ठीक है, विच एवर इज हायर कर दिया जाएगा। और विच एवर इज हायर करके जो भी अमाउंट आएगी उसको हम यहां पे थर्ड नंबर आके लिख लेंगे, ठीक है। ये विच एवर इज हायर आ गया। अब फोर्थ में हमने क्या लिखना है, स्टैंडर्ड रेंट, जो हमने पीछे डिस्कस किया स्टैंडर्ड रेंट, फोर्थ में वो लिखा जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, इसका आएगा विच एवर इज लोअर। तो इनमें लोअर करके यहां पे फिफ्थ पॉइंट करके एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। तो ये वाली अमाउंट यहां पे आ गई, इन दोनों को कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर किया तो वो यहां पे आ गया। इसके बाद सिक्स्थ आ गया एक्चुअल रेंट। तो यहां पे इन दोनों को अब कंपेयर किया जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद विच एवर इज हायर, तो अब हायर किया जाएगा और यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली अमाउंट यहां पे आ जाएगी इसके बाद। तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू इस तरह से आएगी। सबसे पहले तो एमआरवी और एफआरबी को कंपेयर करके विच एवर इज हायर, जो हायर आया वो यहां पे लिख लिया। स्टैंडर्ड रेंट लिख लिया, दोनों को कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर वो यहां पे लिख लिया, उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोला। एक्चुअल रेंट यहां पे लिख के इन दोनों को कंपेयर किया, विच एवर इज हायर किया, जो यहां पे आएगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब यहां पे क्या हो गया कि कुछ ना कुछ और माइनस होगा इसमें से। क्या माइनस होगा वो देख लेते हैं हम। लेस म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह का लोकल टैक्स हो गया, जिसमें कि सारे तरह के आपके पानी के, प्रॉपर्टी के, सैनिटेशन के और क्लीनिंग वगैरह के और सारे जो भी सेस हैं, जो सरचार्ज हैं, जो टैक्स हैं, वो सारे इसी में आ जाएंगे। तो ये म्यूनिसिपल टैक्स हो गया। आप इसकी डेफिनेशन बुक में से पढ़ सकते हो, वहां पे सारे आपको टैक्स मिल जाएंगे, कौन कौन से हैं, तो उनका एक बार नाम रीड कर लीजिए ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि कौन कौन है। तो ये वाले हमने लेस करने हैं, बट लेस करने से पहले कुछ चेक करना होगा, कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं, देखो, अगर म्यूनिसिपल टैक्स पे किया गया है, पेएबल बाय, किसके द्वारा पे किया गया है, या तो वो लैंडलॉर्ड पे करेगा या वो टेनेंट पे करेगा। अगर लैंडलॉर्ड ने पे किया है तो देखो ये इनकम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये ग्रोस एनुअल वैल्यू किसके लिए निकाली, ये लैंडलॉर्ड के लिए निकाली, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने टैक्स पे करना है इसलिए निकाल रहे हैं। तो अगर तो लैंडलॉर्ड ये म्युनिसिपल टैक्स पे करेगा फिर तो उसको लेस करने मिलेगा, मतलब फिर तो उसको डिडक्शन मिलेगा। अगर वो पे नहीं करेगा, उसकी जगह पे टेनेंट पे कर देगा, तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड के द्वारा पे किया गया है, पेबल बाय द लैंडलॉर्ड is allowed as deduction by tenant is not allowed as deduction। तो ये चीज होगी। आगे हमारे पास एक और चीज आ जाती है, अगर म्यूनिसिपल टैक्स ड्यू है, म्यूनिसिपल टैक्स इफ ड्यू, ठीक है, अगर ड्यू पड़ा है देन नॉट अलाउड हो जाएगा। इफ पेड, अगर पे कर दिया गया है तो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। पेड कितना, मतलब पेड कुछ भी कर सकते हैं इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में जितना पे किया, चाहे वो कोई पास्ट की पेमेंट है, पहले किसी साल की पेमेंट है, चाहे वो करंट ईयर की पेमेंट है, इसी साल की पेमेंट है, ठीक है, और चाहे वो फ्यूचर की पेमेंट है, मतलब एडवांस में दे दिया। तो ये तीनों पेमेंट्स यहां पे कवर हो जाएंगी प्रीवियस ईयर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितना भी पे करोगे सारा का सारा अलाउ हो जाएगा,
जितना ड्यू पड़ा होगा वो नॉट अलाउड हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करते वक्त। तो ये म्युनिसिपल टैक्स आपका यहाँ पे लेस हो जाएगा। ठीक है, लेस होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से ये वाला लेस कर दो, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये नेट एनुअल वैल्यू आपके पास यहां पे आ गया। कैसे आया, इसको कंपेयर किया, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाला, म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, उसकी ये कंडीशंस है, लेस करो, नेट एनुअल वैल्यू यहां पे आ जाएगा। अब आगे क्या है, तो आगे देखो, नेट एनुअल वैल्यू यहां पे निकाल लिया, लेस करेंगे डिडक्शंस। तो डिडक्शंस कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले डिडक्शन हमारे पास है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। तो 24A में कौन सी डिडक्शन दी गई है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है कितनी, एट द रेट 30%। ठीक है, 30% किसका होगा, हम क्या करेंगे, जो भी ये नेट एनुअल वैल्यू आएगी, जो भी ये नेट एनुअल वैल्यू आएगी उसका हम 30% करेंगे। ठीक है, और जितना भी आएगा उसको यहां पे रिड्यूस कर देंगे, यहां पे कम करेंगे। ये तो हो गई पहली डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सेकंड कौन सी है, सेकंड हमारी है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। हमने लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो जो भी इंटरेस्ट वहां पे किया जा रहा है, जो भी इंटरेस्ट वहां पे किया जा रहा है, उस सारी की डिडक्शन यहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करना है, मान लो आपने यहां पे इंटरेस्ट का मैं इधर लिख रहा हूं, इंटरेस्ट के सबसे पहले तो दो पोर्शंस यहां पे मैं कर दूंगा। एक तो यहां पे हो जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक हो जाएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो देखो यहां पे फंडा क्या होता है, या फिर कंसेप्ट क्या है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप कोई भी परचेज कर रहे हो, घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर रिपेयर कर रहे हो, तो इसके लिए अगर आप कोई लोन लेते हो, इसके लिए अगर आप कोई लोन ले रहे हो, लोन टेकन, और उस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसको मैं कैलकुलेट करूंगा यहां पे, और उसका बेनिफिट मिलेगा मुझे। उसका बेनिफिट कहां मिलेगा, ये सेकंड वाली डिडक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करना है, मैं दो पोर्शन में बांट दूंगा, एक तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब वहां पे क्वेश्चन में आपको तीन चीजें मेंशन की होंगी। एक तो डेट ऑफ लोन टेकन, कि अपने कौन सी डेट में लोन लिया, मतलब कि ये वाला चीज पता होगी। एक कंप्लीशन की डेट पता होगी कि सर कंप्लीशन किस दिन पूरी हो चुकी है। एक इंटरेस्ट का रेट पता होगा। तो ये तीन चीजें हमें पता होंगी। ठीक है, मान लो यहां पे हम देख लेते हैं डेट ऑफ द लोन टेकन, मैंने 1/1/2014 को लोन लिया, मेरी कंप्लीशन कब हो गई, कंप्लीशन हो गई मान लो 15/4/2018 को, और 10% का ये है, और लोन कितना लिया है, एक लोन भी दिया होगा, लोन टेकन, तो लोन कितना लिया है, मान लो 10 लाख का। ये हमने सिचुएशन क्रिएट कर ली। यहां पे होगा क्या, देखो 15/4/2018 का मतलब क्या हो गया, 2018-19, 2018-19, इसका मतलब मेरी कंप्लीशन कब खत्म हुई, 2018-19 में। तो 2018-19 को छोड़ दो, उसके पहले का कैलकुलेट करो, उसके पहले क्या आएगा, 2017-18, जो कि खत्म हो रहा है 31/3/2018 को, 31/3/2018 को। तो मैंने लोन कब लिया था, 1/1/2014 को। तो सबसे पहले तो मैं प्री कंस्ट्रक्शन यहां पे कैलकुलेट करूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या हो गया, 1/1/14 से लेके 31/3/2018 तक। मैं एक बार और आपको समझा रहा हूं, यहां पे देखो लोन कब लिया, इस डेट को,
यहाँ पे कंप्लीशन कब हो गई मेरी 18-19 में, तो 18-19 को मैं छोड़ दूंगा, उसके पहले 17-18, तो 17-18 तक कैलकुलेट करूंगा। वो 17-18 खत्म कब होगा 31/3/2018 को, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1/1/14 से लेके 31/3/2018 तक ले लिया। ओके, तो अब ये पीरियड मैं कैलकुलेट करूंगा कि पीरियड क्या होगा। तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 4 साल तो ये हो गए। ठीक है, इसके बाद 3 महीने ये है, तो 4 साल और 3 महीने हो गए, 4 ईयर 3 मंथ। मतलब कि हमने जो लोन लिया वो हमने 4 साल 3 महीने के लिए लिया, और हमारी वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, या फिर हमारी वो परचेज कंप्लीट हो गई। ठीक है, या फिर हमने जो रिपेयर वगैरह करना था वो कंप्लीट हो गया। तो ये प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड हो गया हमारा। तो इसको चाहे मैं मंथ्स में कैलकुलेट कर लूं, जैसे कि मंथ्स में अगर देखना हो तो मेरे 51 मंथ्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं मंथ्स में भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब कैलकुलेशन आगे कैसे करनी है, देखो 10 लाख का मैंने लोन लिया, 10% उस पर इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 1 लाख का। 1 साल का इंटरेस्ट, क्योंकि ये पर एनम है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 1 लाख का। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 लाख का, 1 महीने का निकालने के लिए डिवाइड बाय 12, और 51 मंथ्स का निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 51। तो इस तरह मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आया 4,25,000। अब देखो जो प्री कंस्ट्रक्शन का ये इंटरेस्ट निकल के आया, मुझे ये 4,25,000 का बेनिफिट मिलेगा। मैं इसको यहां से माइनस कर सकता हूं, बट हमें पता है कि ये पिछले कुछ सालों का है, इसीलिए सरकार एक साथ इसका सारा बेनिफिट नहीं देगी। तो इसका बेनिफिट हमें मिलेगा 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में बांट के मिलेगा। कैसे बांटना है, डिवाइड बाय 5 कर दो। ठीक है, तो 1 ईयर का कितना बेनिफिट आ गया 85,000 का। तो मुझे सिर्फ 1 साल में इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, इतना ही इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। मैं इतना माइनस कर सकता हूं यहां से। ठीक है, इससे ज्यादा मैं माइनस नहीं कर सकता। तो ये 85 का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है ये कब मिलना स्टार्ट होगा, जिस साल मेरी कंप्लीशन हुई थी। तो कंप्लीशन हुई थी 2018-19 में, तो 2018-19 से ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा और अगले 5 साल तक मिलेगा। ओके, इसके बाद हमारी आ गई पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर तो मैंने लोन कुछ पे कर दिया है, रीपे कर दिया, तब तो उस हिसाब से निकाल लेंगे। नहीं तो 10 लाख का लोन था, उस पर 10% का इंटरेस्ट बनता है, तो 1 लाख का इंटरेस्ट ये हो गया, तो 1 लाख का बेनिफिट ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ रीपे कर दिया तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि इतने टाइम तक इतने का कैलकुलेट करना है, उसके बाद इतना रीपे कर दिया तो इतना कैलकुलेट करना है, वो आप कर लोगे। ओके, तो ये हमारा टोटल बेनिफिट कितना बन गया 1,85,000 का। तो इस तरह से हम यहाँ पे बेनिफिट लेंगे, जिसको हम कहेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन का ये बेनिफिट है, जो कि है अंडर सेक्शन 24B। ओके, क्लोज बी। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट का हमें बेनिफिट मिल जाएगा, और यहां से मैं डिडक्ट करूंगा। डिडक्ट करने के बाद जो मेरी यहाँ पे अमाउंट आएगी ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट में कुछ और बातें भी हैं। ये तो कैलकुलेट करने की बात आ गई कि कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आगे बात ये आ जाती है कि आपने वो लोन किस लिए लिया। आपने कोई ऐसा घर बनाना है जिसको लेट आउट करना है, या फिर उसको सेल्फ ऑक्यूपाई करना है। आपने जो लोन लिया, या तो आपने वो सेल्फ ऑक्यूपाई करने के लिए लिया है, या फिर वो घर आपने आगे लेट आउट करना है। अगर तो आपने सेल्फ ऑक्यूपाई करना है, फिर तो अगर आपने वो काम जो आपने लोन लिया, जो आपने कंस्ट्रक्शन करवानी थी, परचेज करनी थी, वो आपने 5 साल के अंदर अंदर कर ली, 5 ईयर्स में कंप्लीट हो गया। अगर आपका काम 5 साल में कंप्लीट हो गया, तब तो आपको बेनिफिट कितना मिलेगा ऑन परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, ऑन परचेज एंड कंस्ट्रक्शन। फिर तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, बट आपने अगर 5 साल से ज्यादा लगा दिए तो आपको 2 लाख का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 30,000 का ही बेनिफिट मिलेगा।
और अगर बात करें रिपेयर की, तो रिपेयर पे तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 का ही मिलता है, चाहे आपने 5 साल से पहले किया चाहे बाद में किया, कुछ भी है, तो आपको वहां पे तो सिर्फ 30,000 का ही बेनिफिट मिलेगा, 30,000 इन केस ऑफ रिपेयर। बट अगर आपने वो लेट आउट किया, अगर आपने लेट आउट करने के लिए वो बनवाया है, परचेज किया है या उसको रिपेयर कर रहे हो, तब कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। आप जितना चाहे उतना माइनस कर सकते हो, उतना डिडक्ट कर सकते हो, उतना बेनिफिट ले सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो लिमिट्स यहाँ पे आ गई सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट की, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसका कैलकुलेट कैसे करना है, मतलब कि सारा प्रोसीजर क्या है इसका कैलकुलेशन का, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे निकालना है कि कितना बन गया, फिर आपने ये वाली चीज देखनी है, यहाँ पे अगर कुछ लिमिट लग रही है तो लिमिट लगाना है, अगर लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं लगेगी, सीधा माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, तो ये हमारी कैलकुलेट होगी। इसमें अभी एक दो और कंसेप्ट बाकी है, मैं अभी करवाता हूं आपको। तो अभी हमारे पास है केस ऑफ वैकेंसी। अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, मान लो घर को मैंने किराए पे दिया, बट जनवरी से लेके मार्च तक वो किराए पे नहीं चढ़ पाया, कोई भी मुझे ऐसा बंदा मिला नहीं जिसको मैं किराए पे दे सकूं, तो वो किराए पे चढ़ा अप्रैल में जाके, अप्रैल से दिसंबर तक वो किराए पे रहा, बट जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने वो वेकेंट रहता है, वो क्या रहता है, वेकेंट रहता है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो कैलकुलेशन करेंगे वो उसी तरह से करेंगे जैसे हमने ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाली थी। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे हमने ये देखो ग्रोस एनुअल वैल्यू निकाली थी, इसी तरह से सारा कुछ करेंगे। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, वैसे ही सारा कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके वैसे ही ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, बट इसको अभी ग्रोस एनुअल वैल्यू नहीं लिखेंगे। इस अमाउंट को, इस वाली अमाउंट को अभी मैं ग्रोस एनुअल वैल्यू नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसमें से एक लॉस ऑफ वैकेंसी माइनस होगा। ये सारा कुछ करने के बाद जो ये अमाउंट आई, इसमें से अभी एक लॉस ऑफ वैकेंसी माइनस होगा। ठीक है, जो ये एक अमाउंट आ गई थी मेरे पास, सारा कुछ कंपेयर करने के बाद इसमें से मैं सबसे पहले लेस करूंगा लॉस ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी का लॉस निकालोगे कैसे, देखो जनवरी फरवरी मार्च मैंने किराए पे नहीं दिया था, इसीलिए मुझे लॉस हो गया। कितने महीने का, 3 महीने का। मान लो एक महीने का 10,000 का रेंट है, 10,000 पर मंथ, तो 3 का 30,000 हो गया। तो इसका मतलब 30,000 का मुझे लॉस हुआ, तो वो यहां से मैं माइनस कर दूंगा 30,000 का लॉस। ठीक है, बाद में जो भी अमाउंट आएगी यहां पे, वो मेरी ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी, वो मेरी ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी। इसके बिना ये ग्रोस एनुअल वैल्यू नहीं होगी। मान लो ये वाली अमाउंट मेरी ग्रोस एनुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि वैकेंसी का कुछ लॉस था, तो यहां से माइनस होगा, फिर आगे यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये वाली ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी। तो इतना ये कंसेप्ट है वैकेंसी का। अगर आपको आ जाता है वहां पे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ही वो सेल्फ ऑक्यूपाई या फिर लेट आउट हुआ है, और इतने से इतने तक वो वेकेंट रहा है, तो जितना टाइम वो वेकेंट रहा आपको वो कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करके उसका यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करो और माइनस कर दो। आगे यहाँ पे एक अनरियलाइज्ड रेंट का कंसेप्ट आ जाता है। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है मैंने किराए पे तो दिया था, बट वो बंदा मुझे अभी तक रेंट नहीं पे करके गया। ठीक है, मान लो यहां पे भी सिचुएशन ऐसे ही सेम ले लेते हैं, जनवरी से लेके मार्च तक का अभी रेंट नहीं आया, बट अप्रैल से दिसंबर तक का आ चुका है। तो इसका मतलब ये 3 महीने का रेंट मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो एक्चुअल रेंट मुझे रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ इन 9 महीनों का। तो ये 9 मंथ्स का मान लो 10,000 का रेंट है पर मंथ, तो सिर्फ मुझे 90,000 ही रिसीव हुआ है। ठीक है, ये 30,000 अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब मैं कंपैरिजन करूंगा, तो ये वाला कंपैरिजन जब मैं करूंगा, ये वाला कंपैरिजन जब मैं करूंगा, यहां पे ये भी पूरे साल का होगा, ये भी पूरे साल का होगा, स्टैंडर्ड रेंट भी पूरे साल का होगा, एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे साल का ही आएगा, बट ये एक्चुअल रेंट मुझे सिर्फ 9 मंथ्स का रिसीव हुआ है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 9 मंथ्स का ही लिखूंगा, इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा।
ठीक है। बट वैकेंसी के केस में क्या था, वैकेंसी के केस में मैं इसको भी पूरा 12 महीने का ही लिखता था, फिर कैलकुलेशन करके बाद में लॉस ऑफ वैकेंसी माइनस करता था। बट यहां पे अनरियलाइज्ड रेंट के केस में इसको मैं 9 मंथ्स का ही लिखूंगा, 12 मंथ्स का लिखूंगा ही नहीं। इसको मैं 1,20,000 नहीं लिखूंगा, इसको मैं सिर्फ 90,000 लिखूंगा, क्योंकि मुझे 90,000 ही रिसीव हुआ है। बट वैकेंसी के केस में मैं इसको 1,20,000 लिख के सबसे पहले कैलकुलेशन करता हूं सारी, बाद में वो 30,000 का लॉस मैं माइनस करता हूं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी मैं एक आधा सम आपको करवा देता हूं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चल जाए, या फिर इसके मैं आगे एक पार्ट डाल दूंगा, तो इससे वो चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल पार्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो मैंने आपको अभी करवाए और आपने अच्छी तरह से समझे। इसके नोट्स भी हैं, वो मैं आपको भेज चुका हूं। वैसे तो टेलीग्राम का अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लो। सबसे पहले तो टेलीग्राम डाउनलोड करके चैनल ज्वाइन कर लो। फ्री की पाठशाला के नाम से है, फ्री की पाठशाला, वहां पे भरो विदाउट एनी स्पेस। सो वहां पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। फाइल्स निकालो वहां से, फाइल्स में इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स का है वहां पे, ठीक है, एक नोट्स बना हुआ है। तो वहां पे उसको खोल के वहां पे सारे नोट्स दिए गए हैं, तो वो देख लो आप एक बार। तो यहाँ पे एक और अभी कंसेप्ट है। अनरियलाइज्ड रेंट तो हो गया, मान लो ये किसी साल में रियलाइज हो जाता है, मान लो ये किसी साल में रियलाइज हो जाता है। सो व्हेन रियलाइज्ड, जब रियलाइज होगा तब क्या करोगे? तो सर जब रियलाइज होगा, जिस साल में रियलाइज होगा, तो जितना रियलाइज हुआ है, जितना रियलाइज हुआ है उसको मैं यहां पे एक बार लिख लूंगा कि ये मुझे रियलाइज हो चुका है। इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% माइनस कर दूंगा, एट द रेट 30% माइनस कर दूंगा। और जो भी ये वाली अमाउंट आ जाएगी, ये वाली अमाउंट, इसको मैं इस साल की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये पिछले किसी साल का रेंट था, वो अभी रियलाइज हुआ, पिछले साल नहीं हुआ, अभी रियलाइज हुआ। तो अभी मैं क्या करूंगा, 24A में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% की, वो मैं यहां से माइनस कर दूंगा। इसका मैं 30% करूंगा सबसे पहले, तो इसका 30% करने के बाद यहां पे लिख के माइनस कर दूंगा, और जो अमाउंट आएगी वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, और टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये हमने प्रोसीजर करना है जब वो रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट छोटे छोटे आ सकते हैं, जैसे अनरियलाइज्ड रेंट आ गया, वैकेंसी का कंसेप्ट थ्योरी में आ सकता है, थ्योरी में आ गया, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का